Namo Impact is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Please visit www.mau.ac.in. नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में देश को कई सारे नारे दिए हैं और कई योजनाओं की शुरुआत की है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम प्रधानमंत्री की इन्हीं योजनाओं की विस्तार से चर्चा करते हैं उस क्षेत्र के दिग्गज के साथ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री की इन योजनाओं का कितना लाभ देश के लोगों को मिल रहा है या आने वाले समय में मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़्यादातर योजनाएं सामाजिक और आर्थिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। आज नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो कंपनियां हैं वो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा CSR में जरूर दें, जिससे कि सामाजिक उत्थान हो सके। आइए देखते हैं कि CSR को लेकर प्रधानमंत्री की क्या सोच है। भारत की कंपनियां अब जनता की भलाई के कामों पर सीधे सीधे करीब 53,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। कंपनी अधिनियम की नई धारा 134 के मुताबिक अब उन सभी कंपनियों को CSR यानी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत अपने मुनाफे का 2% पैसा सीधा जनता के सरोकार से जुड़े कामकाज पर खर्च करना ही होगा, जो इसके दायरे में आएंगी। धारा 134 के दायरे में आने वाली कंपनियां जिनकी शुद्ध संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की होगी, जिनका कारोबार 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक का हो, जिनका शुद्ध मुनाफा 5 करोड़ या उससे अधिक का हो। मशहूर रिसर्च कंपनी KPMG के एक अनुमान के मुताबिक इस नए कानून के दायरे में करीब 16,000 कंपनियां आएंगी और करीब 53,000 करोड़ रुपए सीधे जनता के भलाई के कार्य में खर्च किया जाएगा। कानून बनने के बाद अब इसके दायरे में आने वाली तमाम कंपनियों को अपनी सालाना आर्थिक रिपोर्ट के साथ ही अपने सामाजिक दायित्व के कामकाज की रिपोर्ट भी कॉर्पोरेट मंत्रालय में भेजनी होगी। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट को उन्हें सार्वजनिक भी करना होगा और ऐसा ना करने पर उनकी जवाबदेही भी बनेगी। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कानून का पालन करने के लिए कंपनियां अनाप शनाप काम करके अपने सामाजिक दायित्व की खानापूर्ति कर सकेंगी। नए अधिनियम के चैप्टर 7 के तहत कॉर्पोरेट मंत्रालय ने CSR के कामकाज को भी बताया है, जिसके तहत भूख, गरीबी और कुपोषण को दूर करना, स्वास्थ्य की देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाना, बच्चों, बूढ़ों, दिव्यांग और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना, युवाओं को रोजगार परक बनाना, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर खोलना, पर्यावरण का बचाव एवं संतुलन, राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण, कला और संस्कृति का संरक्षण, पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रमोशन और विकास, खेलकूद को बढ़ावा देना, केंद्रीय कोष में दिया गया दान। सरकार ने कहा है कि अगर कंपनियां कोई सामाजिक काम अपनी तरफ से करती हैं तो उन्हें भी CSR के तहत ही माना जाएगा। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को दिया गया चंदा CSR नहीं माना जाएगा। हर कॉर्पोरेट को अपने CSR के कामकाज का पूरा ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर देना होगा। कंपनियों को CSR के कामकाज की निगरानी और योजना तैयार करने के लिए एक 3 सदस्यों वाली कमेटी का भी गठन करना होगा, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी शामिल होगा। तो साथियों, आपने देखा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR योजना क्या है।
आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के चेयरमैन श्री रमेश अग्रवाल जी। उनसे जानेंगे कि CSR क्या है और किस तरीके से इस योजना को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। अग्रवाल साहब, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने CSR पर काफ़ी जोर दे रखा है और वो चाहते हैं कि कंपनियां अपनी सामाजिक जो प्रतिबद्धता है उसको भी निभाएं। क्या मानना है आपका? ये एक बहुत बढ़िया पहल है, क्योंकि हालांकि कोई ये CSR नहीं है, हिंदुस्तान की कंपनियां हमेशा करती आई है, मगर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो नहीं करती और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। अब उनको भी बाउंड होकर इस CSR की जो एक जो कंपलसरी CSR है, कानूनी दायरे में आ गए, वो करना पड़ेगा। और जो समाज जिस समुदाय को इतना बड़ा खड़ा कर दिया, तो वो समुदाय अपना वो समुदाय समाज को कुछ दे रहा है, तो कोई एहसान नहीं है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री की जो शुरुआत है, पहल है, उन्होंने पक्ष बना दिया कि इस चीज़ के अंदर आप CSR कर सकते हैं। वो अपने आप में एक, जैसे सरकार का काम क्या, देश को बढ़ाना, देश की चीज़ें लिए वेलफेयर करना, तो साथ के साथ कॉर्पोरेट का भी फर्ज बनता है कि देश के कहीं ना कहीं उसका उत्थान करना। तो कॉर्पोरेट अपना रोल अदा कर रहे हैं, सरकार अपना रोल अदा कर रही है। तो एक बहुत बढ़िया शुरुआत है और मैं इस प्रधानमंत्री की शुरुआत को मैं सैल्यूट करता हूं एक फौजी के नाते से, और उनको शुभकामना देता हूं कि ये बहुत बढ़िया उन्होंने। आपको क्या लगता है कि कितना असर इस सब का देखने को मिलेगा? शुरुआती में जब CSR कोई चीज़ खुलती है तो उसका एक ज़्यादा, क्योंकि पहले कोई पेड़ छोटा होगा, बड़ा होगा, उसके बाद ही फल लगेगा। तो ये CSR अब दिखने लग गई, लोगों के अंदर अपने आप में दिखने लगा कि हाँ, एक CSR शुरू हो गई। अब उसमें से लोग ये देख परेशान से नज़र आते कई बार, हम क्या करें, कौन सी चीज़ करें, क्योंकि कोई भी आदमी करता है कि भाई मैं जो करूं उसका लाभ हो इमीडिएटली। बिल्कुल, बुक्स को दिखाने के लिए नहीं, वास्तव में वो लाभ उतरना चाहिए। तो मैक्सिमम कॉर्पोरेट है, उन्होंने अपने एक कॉर्पोरेट कमेटी बना दी, जिसमें इंडिपेंडेंट लोग लगा दिए कि वो 5 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी इकट्ठे मिलकर उसके ऊपर चर्चा करते हैं। फिर एक 12 महीने का एक रोड मैप बनाते हैं कि मैं कौन सा खर्चा कहाँ पर करूँ और किस जगह पर करूँ जिसका डायरेक्ट लाभ हो। तो इसी तरह से ये शुरुआत जब हुई है तो इसके लाभ तो बहुत ही बढ़िया नज़र आएंगे। लेकिन अग्रवाल साहब, कुछ कंपनियां तो पहले से करती हैं और एक जिम्मेदारी का एहसास उनको है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि जो इसको एक ओब्लिगेशन मानते हैं कि एक अननेसेसरी दबाव उनके ऊपर आ गया, कंपनियों के ऊपर। नहीं, दबाव तो क्योंकि वो जिस कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा उसको तो करने की जरूरत नहीं है। दबाव तो उनके ऊपर है जिसका प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ है तो उसको करना है और उनको देना भी चाहिए। उनको देना भी चाहिए। जिसको प्रॉफिट है नहीं तो उसके दबाव भी नहीं है। कि तो क्लियर कह रहे हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जितना प्रॉफिट होगा उसका 2%, और वो भी 5 करोड़ से ज़्यादा अगर प्रॉफिट होता है तो उस पर 2%, 5 करोड़ से ज़्यादा का 2% है। तो अपने प्रॉफिट में से 2% दे रहे हैं, तो कोई बड़ा ऐसा अमाउंट नहीं है कि उसको बड़ा अमाउंट दे रहे होंगे। एक छोटा सा 2% का निकालना, वो जब लोग अपने लिए भी निकालते ही हैं, बड़ी बड़ी फ्लाइटों में घूमते हैं, चार्टर फ्लाइट में घूमते हैं, उसमें खर्चा कम करके मान लो इसमें लगाया जा सकता है। तो इसमें कोई बड़ा एहसान नहीं है किसी के ऊपर। ये तो एक गवर्नमेंट ने कह दिया, नहीं भी कहा तो उनकी अपनी नैतिक जिम्मेवारी है, वो करना चाहिए। आपने कहा नैतिक जिम्मेदारी है, और आपने ये भी कहा कि काफ़ी लोग पहले से कर रहे हैं, आपकी कंपनी भी CSR कर रही है। कितना पैसा, कितना परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप हर साल CSR में करते हैं, और उसमें क्या आप काम चला रहे हैं CSR में? मैं कहता हूँ कि 7-8 साल से जो CSR का जो खर्चा है, यदि मैं उसको, हालांकि हम जनरली काउंट नहीं करते, यदि काउंट करें तो हमारा 5 और 6% ऑफ द प्रॉफिट आता है, और उसका लाभ दिखता है इमीडिएटली। हमने 2 ही चीज़ मानी कि जो ट्रेड के अंदर हम काम करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट ट्रेड के अंदर, उस ट्रेड का भला कैसे हो, वो ट्रेड एक बढ़िया तरीके से उसको इज्जत मिले और वो चलता रहे। दूसरा, एक मैं हमेशा पक्ष में रहता हूँ कि एजुकेशन, यदि किसी जगह कहीं भी किसी देश में एजुकेशन है तो वो देश भूखा नहीं मर सकता। उस देश को ये जो कोई भी जो दोगले नेता होते हैं उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि एजुकेटेड को कोई कुछ बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उसकी अपनी एक समझ है कि मेरे को क्या करना चाहिए, सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। और जब एजुकेशन नहीं है तो उसको कोई भी आदमी बेवकूफ़ बना देता है, भीड़ का हिस्सा बना लेता है, अपने पीछे कर लेता है, जिसके कारण वो बहकाव में आ जाता है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हाँ, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और वो आज नहीं, यदि 10-15 साल के बाद यदि मेरा देश बदलेगा तो केवल एजुकेशन बदलेगी, पढ़ाई बदलेगी, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। तो हमने एक तो एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया है। वो मैंने आपको शायद कुछ देर पहले बतलाया था कि एकल विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश भर में उस गांव में शिक्षा देता है जहां पर कोई साधन नहीं होता, जहां पर कोई सरकार नहीं पहुंच पाती। तो वहां पर हमने अपना शुरुआत से ही 100 स्कूल हर साल गोद लेकर वो हम अपना CSR में एक अपना
जिम्मेवारी में आप निभाते हैं। जी। दूसरा, जो हमारे ट्रेडमेट है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, मौतें होती है, उसको कम कैसे किया जाए, वो भी एक पार्ट ऑफ CSR है हमारी कंपनी की, उस पर हम बहुत काम करते हैं। और कंपनी इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली एक सेंटर अभी बनाकर तैयार किया है, दूसरा सेंटर तैयार होगा, और वो CSR डायरेक्टली जनता और समाज से जुड़ी हुई है, ट्रेड के ड्राइवर्स हैं उनसे जुड़ी हुई है, और एक आम आदमी से जुड़ी हुई है। आपके व्यवसाय से भी जुड़ी है। जी। हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को एक छोटा सा पैकेज दिखाएं जिसमें हम बताएं कि अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स और उसके चेयरमैन रमेश अग्रवाल CSR में किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे रमेश अग्रवाल जी का ये कहना है कि वो शिक्षा के साथ साथ अपना जो व्यवसाय है उसके उत्थान के लिए CSR फंडिंग को लगाना पसंद करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। उन्नीस में फौज में 5 साल बतौर बड़ा सिपाही काम करके रिटायरमेंट लेने वाले रमेश अग्रवाल ने ट्रांसपोर्ट उद्योग में अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स नामक ऐसा ब्रांड बनाया जिससे देश में हर कोई वाकिफ है। इनकी कामयाबी का राज लीक से हटकर सोचने की क्षमता है, फिर चाहे वो पैकिंग एंड मूविंग का काम हो या फिर बुक माई क्यूब। इस समय देश भर में अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की 100 से ज्यादा ब्रांच हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा वाहन और 6000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। फौज में ट्रांसफर के तजुर्बे को लेकर परेशानी झेल चुके रमेश अग्रवाल जी ने रिटायर्ड होने के बाद इमोशन कंपनी खोली, जिसके पीछे उनकी सोच ये थी कि घर का सामान हमारे लिए माल नहीं बल्कि भावनाएं हैं, इसलिए हम माल नहीं भावनाएं ढूंढने का काम करते हैं। साइकिल से मर्सिडीज का सफर तय करने वाले रमेश अग्रवाल अपनी कामयाबी के पीछे की असल वजह उन लोगों को मानते हैं जिन्होंने अग्रवाल जी के साथ तन मन से काम किया और उनकी हर परेशानी को अपनी परेशानी समझा। इसीलिए रमेश अग्रवाल ने जिस तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, उसी तरह से उन्होंने अपने कर्मचारियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा। आज ड्राइवर केयर के क्षेत्र में उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। उन्होंने जयपुर और अजमेर के बीच 50 एकड़ जगह लेकर ड्राइवरों के लिए निद्रा केंद्र बनाया। ये देश की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। यहाँ से हर रोज 32,400 गाड़ियाँ गुजरती हैं। मोदी सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना में रमेश अग्रवाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेटियों की शिक्षा पर उन्होंने कई काम किए हैं। हमने देखा अग्रवाल साहब कि किस तरीके से आप जो है निद्रा दान केंद्र चला रहे हैं, साथ में एकल विद्यालय का प्रकल्प आप चला रहे हैं कि 100 स्कूल आपने गोद ले रखे हैं। आपको किस तरीके का बदलाव की उम्मीद है कि अगर इस CSR फंडिंग को सारी कंपनियां इस्तेमाल करना शुरू कर दें ईमानदारी से? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 1000 कंपनियां कम से कम देश में ऐसी हैं जिनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं और हजारों करोड़ रुपए CSR में आ सकते हैं उनके जरिए। देखो, टारगेट सबके अपने अपने विभिन्न है। किसी ने स्वच्छता के अभियान में चला रखा है, किसी ने एजुकेशन के अभियान में चला रखा है, किसी ने हॉस्पिटल्स एक जिंदगी देता है उसके अभियान में चला कर रखा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में चला रखा है। तो सबके टारगेट मतलब एक देश के हित के ही टारगेट है। मगर हम साइलो में न बटकर यदि सभी एक अभियान को ले लें, सरकार की तरफ से कहे कि ये अभियान आज इस साल का प्रमुख अभियान है, उसमें सब लोग जुट जाए एक ताकत लगाकर, तो कम से कम एक चीज को तो हम क्लीन कर दें, उसको अचीव कर लेंगे, टारगेट को अचीव कर लेंगे। और वो दिखेगा भी। आज हम क्या टुकड़ों में कर रहे हैं तो दिखता नहीं, कोई किसी में लगा हुआ है, कोई शौचालय में लगा हुआ है। तो सभी को एक ऐसा मिले कि भाई, मैं जैसे मानता हूँ कि एजुकेशन में ले ले तो हिंदुस्तान में इतने स्कूल खुल जाए, और आज जो निर्धन का बच्चा एक छोटे से कमज़ोर स्कूल में जाता है, एक अच्छे धनाढ़ परिवार का बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, वो IAS बन जाएगा, ये बेचारा चपरासी तक भी नहीं बन पाएगा। तो एक समानता आ जाए। स्कूल मतलब स्कूल, उसमें कोई ना हो ये अमीरों वाला स्कूल है, ये पब्लिक स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है। स्कूल ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, सबको समान स्कूल मिले, शिक्षा समान मिले। चाहे IPS का बच्चा हो वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, और किसी झुग्गी झोपड़ी का बच्चा हो वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, उसको भी अध्यापक वही पढ़ाए, उसको भी अध्यापक वही पढ़ाए। उसके बाद समानता हो जाएगी। उस समानता एजुकेशन के बाद फिर आपके 15-20 साल के अंदर
वो CSR का फंडा जरूरत ही नहीं है। हर आदमी एजुकेटेड होगा, हर आदमी अपने आप में स्वावलंबी होगा, अपने आप में पाँव में खड़ा होगा। मतलब ज़्यादातर जो समस्याएं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा से जुड़ी, और इसी वजह से जो जनसंख्या की अगर हम बात करें वो इसी वजह से है, पर्यावरण की बात करें तो वो इसी से जुड़ी हुई है। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो सारी समस्याओं का हल स्वतः हो जाएगा, ये आपका कहना है। शिक्षित होंगे तो समझदार होंगे, उसको अपना पता रहेगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आज क्या करते हैं कि एक छोटी सी ये फ्री देंगे तो पूरा स्टेट का स्टेट उसका बेवकूफ़ बन जाता है और उसके पीछे घूम लेता है। तो सबको जब शिक्षित होगा उसको मालूम है फ्री कुछ नहीं मिलता भाई, सब कहीं ना कहीं लगा हुआ है कि उसकी पे कॉस्ट है, तो फ्री की तरफ भागेगा ही नहीं, तो कमाई की तरफ भागेगा, काम की तरफ भागेगा। और जब आदमी काम की तरफ भागेगा तो पर यूनिट काम बढ़ेगा तो देश अपने आप ही आगे बढ़ेगा। सब शिक्षा के ऊपर ही निर्भर करता है। एक शिक्षित आदमी को सब कुछ, देश का भविष्य बदलेगा तो शिक्षित आदमी बदलेगा। रमेश अग्रवाल जी का कहना है कि शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। हर साल सरकार एक योजना को लेकर चले और ये निर्देश दे सभी कंपनियों को कि वो इस पर्टिकुलर योजना में काम करें। जैसे एक बार शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, फिर सफाई का हो सकता है, फिर स्वास्थ्य का हो सकता है, पर्यावरण का हो सकता है। और अगर एक एक करके चीज़ों को लिया जाएगा तो सारी समस्याओं का खुद ब खुद हल होता चला जाएगा। रमेश अग्रवाल जी से हम कुछ और बातें जानेंगे CSR फंडिंग को लेकर, लेकिन उससे पहले देखिएगा कि क्या कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का CSR को लेकर। मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के एक साल के भीतर भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहाँ खड़े हो तब विश्वास के साथ खड़े हो कब हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। अग्रवाल साहब, प्रधानमंत्री का कहना है कि सब लोग अगर ईमानदारी से CSR का इस्तेमाल करें तो देश का कायाकल्प हो सकता है। अभी तक हमने ये देखा कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं उनके अच्छे मुनाफे होते थे और वो CSR की फंडिंग ज़्यादा करते थे। आपको लगता है कि पूरी ईमानदारी से इन्होंने अपना काम किया पब्लिक सेक्टर की कंपनीज ने अभी तक, या केवल PR किया इन्होंने? देखो जी, वो तो कहते हैं जो बोएगा वो अपने आप ही उगेगा, वो तो दिखाई देगा। सब मेजरेबल है, आप मेजरमेंट कर सकते हैं हर चीज़ का। आप व्यापार के अंदर लाख रुपए लगाते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं 100 लाख कैसे बने। तो इनका जो यदि टोटल धन जोड़ें यदि CSR के ऊपर, ये कई हज़ारों करोड़ रुपया CSR के ऊपर लगा सकते हैं। और शायद टोटल मेरे ख्याल में आंकड़ा आया था 55,000 करोड़ रुपए का, तो वो लगा सकते हैं CSR में। और उससे हिंदुस्तान का 1/10 कहते हैं ना, बिल्कुल 100% क्लीन होकर अपग्रेड हो सकता है। तो अब दिखाई ये दे रहा है कि वो अपग्रेड हुआ या नहीं हुआ। यदि अपग्रेड हुआ तो पूरा पैसा लगाते हैं, नहीं होता तो अपने आप मतलब सेल्फ एनालाइज करने वाली बात नहीं हुआ। कारण क्या है कि ज्यादातर कंपनियां, इस तरह की जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, वो पर्यावरण वगैरह पर जोर देते हैं कि पौधे लगा दिए, पौधे कहीं दिखाई नहीं देते हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने पौधे लगे। और जैसे आपने कहा कि शिक्षा में करेंगे तो उसको छुपाया नहीं जा सकता। देखो जी, आप प्रायोरिटी की जाती है। आज एक आदमी को सपोज करो बहुत इच्छा है अच्छे कपड़े पहनने की, इच्छा तो ज़रूर है, मगर सबसे पहले उसके पेट में भूख है रोटी खाने की। तो आज मेरे को ये देखना है कि मेरे पास 3 चॉइस है। मेरे पास पैसे 5 रुपये है, 5 रुपये में रोटी भी मिल सकती है, या कपड़े मिल सकते हैं, या मेरी साइकिल में कुछ मिल सकती है। तो मैं किस पे जाऊँगा? तो मैं तो रोटी पे जाऊँगा ना। पहले रोटी है तो कपड़े पहनने लायक बनूंगा, फिर कहीं घूमने लायक बनूंगा। तो आज मेरे देश को जरूरत किस चीज़ की है? जरूरत उस पर पेड़ की जरूरत बाद में है। सबसे पहले तो जरूरत है एक ऐसे इन्वायरमेंट की जिसमें मेरे देश के लोग शिक्षित हो और भूख से अपना पिंड छुटवाए और कम से कम एक नागरिक कहलाने लायक बन जाए। या पेड़ ही ना काटें, इतने जागरूक हो जाए, वो शिक्षा से ही संभव है। हाँ, तो जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो पेड़ भी नहीं काटने देंगे, वहाँ अपने आप में ड्राइवर की तरह खड़े हो जाएंगे। तो आज सबसे पहले भूख कैसे मिटाए, भूख को मिटाने के लिए आज पेड़ क्या नाम अपना शिक्षा की जरूरत है। उसको कुछ बांटने की जरूरत नहीं है, उसको शिक्षित किया जाए। शिक्षा से फ्री हो सकती है, बस शिक्षित करके उसको अपने आप को कमाने लायक बनाया जाए। जब वो कमाने लायक बन जाएगा, शिक्षित बन जाएगा, उसके बाद उसको कोई समाज में अपने आप ही उसकी एक सोच अच्छी बनेगी, देश के प्रति बनेगी, देश अपने आप ही संपन्न। मतलब प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए सरकार को भी कि किस प्राथमिकता के आधार पर काम को किया जाए। रमेश अग्रवाल जी से हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Please visit www.mau.ac.in. ब्रेक के बाद कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं CSR पर, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना पर, और हमारे साथ हैं रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के चेयरमैन। अग्रवाल साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कहना है कि सब लोग आएँ, सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएं, प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली CSR से जुड़ी हुई हैं। बेटी बचाओ की हम बात करें, पर्यावरण की बात करें, स्वच्छता अभियान की बात करें, तो कि एक अलग से जो CSR को बनाया गया है, इसमें क्या आप भेद समझते हैं, या आपको लगता है कि इन सबको योजनाओं को भी कहीं ना कहीं CSR से जोड़ देना चाहिए? नहीं, देखो, CSR अपना एक अलग एजेंडा है जो कॉर्पोरेट लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपना एक एजेंडा कर रही है जो उसको अपना करना है। CSR का जो बेस जो बनाया जाए, उसके ऊपर क्या किया जाए कि एक ऐसी डायरेक्शन दी जाए कि हमको जैसे कोई स्टार्ट करनी है, कोई यात्रा स्टार्ट करनी है, एक एरिया कवर कर लिया, इसको क्लीन कर दिया, फिर आगे बढ़ गए, तो हम इस देश के उस तक पहुंच जाएंगे। तो सिमिलरली CSR में क्या करें कि जैसे कि पूरे हिंदुस्तान के हमारे पास 680 गांव हैं, तो एक गांव के अंदर क्या चीज़ चाहिए? पानी, सफाई, बिजली, सोनसो। तो एक कॉर्पोरेट को कह दो भाई तुम्हारे पास कितनी क्षमता है, तो एक गांव का बजट बना लिया। सपोज एक गांव का बजट 50 करोड़ रुपए है, तो उसके चक्कर में मान लो उसके पास 500 करोड़ का बजट है, तो ही कैन कवर 10 विलेज। तो कम से कम एक शुरुआत हो, हम कोई भी काम करें वो पूर्ण रूप से करें, टुकड़ों में ना करें, थोड़ा थोड़ा हाथ लगा कर ना करें, तो पूर्ण रूप से करें तो एक दिखना शुरू हो जाएगा कि ये पार्टिकुलर गाँव, चलो एक तो कम से कम 100% बन गया। तो लक्ष्य निर्धारित कर लें अपने सामने, हाँ, तो उसको पूरा करते हुए चले। मतलब इसमें यह रहेगा कि एक का नंबर इस साल आ गया, अगले का नंबर अगले साल आ जाएगा, तो नंबर जरूर किसी को पीड़ा होगी, किसी को इमीडिएटली, मगर वो पूर्ण होता जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं हाथ लगाते, वो दिखता नहीं, कहीं भी वो हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं मालूम होता। तो CSR के अंदर कुछ भी करे, एक चीज़ पूरी करे, कुछ भी करे एक चीज़ पूरी करे, वो चीज़ को जब तक पूरी ना हो वो उस पे लगा रहे, उस पे लगे रहे। ये तो हमारे नमो इम्पैक्ट में पहले एक सुझाव आ चुका, बिंदेश्वर पाठक जी ने भी दिया था जी, कि अगर एक जिले को पूरा विकसित करना हो तो उसमें 400 या 500 करोड़ रुपए का खर्चा है एक जिले पर जी। और अगर सब कंपनियां एक एक जिला गोद ले लें, 1000 कंपनियां ऐसी बड़ी हैं, तो पूरे देश का कायाकल्प हो सकता है। 680 जिले अंदाज में ख्याल में है अब, 680 और 1000 कंपनीज हैं, अगर 1000 कंपनी है जिनके 500 करोड़ से ज़्यादा जो फंडिंग करती हैं। हाँ, बस दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई कि अब उसका डबल माइंड रहता है। एक व्यापारी को काम करने के लिए काफ़ी बाधाएं होती है, हज़ारों दिमाग में टेंशन रहते हैं। सुबह जब आज से करीबन यदि 25 साल पहले की बात करें हम, चाहे कैसे भी था, व्यापारी का करीबन 60% ध्यान व्यापार में रहता था, 20% ध्यान दूसरी चीज़ में रहता था, और 20% ध्यान रहता था गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस में। ये आज से मैं 25-30 साल पहले की बात करता हूँ। यदि हम बात करें एज ए व्यापारी, तो हमारा 60% ध्यान रहता है कंप्लायंसेस में, 40% ध्यान रहता है व्यापार के अंदर। सुबह दफ्तर में आते ही उसको पास चिट्ठी में 40-50 डिपार्टमेंट है, एक का नोटिस टेबल पे मिलेगा, वो बेचारा व्यापार करेगा या क्या करेगा। तो व्यापारियों को यदि फुल फ्लैश, यदि मान लो कहते हैं कि CSR में फुल फ्लैश, जैसा आप गवर्नमेंट चाहती है, नहीं जनता चाहती है, वैसा ही हो, तो उसको कहीं ना कहीं जब एक आदमी तनाव मुक्त रखना पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, वो उस तनाव में रहता है। उसने मान लो किसी आदमी को XYZ करोड़ों का लिफाफा दे दिया, तो उसको दिखता है चलो CSR में माइनस कर दो, CSR का फंड कट जाता है बेचारी का। वो कहीं ना कहीं मतलब गलत तरीके से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो वो अब वो उसको वही मिलता है, बोला चलो मेरा क्या, गवर्नमेंट का ही कम हुआ है, मैं वहाँ दे दूँ तो यहाँ दे दूँ। तो उसको ऐसा हो कि उनको इतना फ्री करे, ये 40-50 डिपार्टमेंट धीरे ऊपर नीचे लगे रहते हैं। चलो हालांकि GST काफ़ी हद तक तो उनको बाद हल हो जाएगा, वो करेगी, पर GST के बाद भी तब हो पाएगा जब उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होगी। एक आदमी किसी आदमी को किसी तरह से कोई नोटिस देके चला गया, उसका वो
बिल्कुल अपने आप को महसूस करता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, वो कोर्ट में जीत जाएगा, हाई कोर्ट में जीत जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीफ दे देगी। मगर जिस दिन वो नोटिस दिया है, जब तक वो 4 साल लड़ता रहा, इसको बोलते हैं स्लो पॉइजन, जो हरेसमेंट जो हुई है, स्लो पॉइजन, वो जब तक तो 50 बीमारियों का रोगी हो जाएगा, शुगर उसके बढ़ जाएगी, टेंशन उसके बढ़ जाएगा। तो उसके बाद वो जीतने के बाद भी जिस आदमी ने तो उसको दुख दिया, जो स्लो पॉइजन दिया उसको, उसका क्या बिगड़ा? आज सरकार में उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिस आदमी ने कुछ भी उसको दुख दिया, ऐसे जितने भी केस गवर्नमेंट के छूटते हैं, तो ये महसूस करना चाहिए उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ये एक्शन ले, चाहे 1 रुपया फाइन लगा दे उस कर्मचारी के कि भाई तुम्हारे कारण ये आदमी 5 साल दुख पाया है, छूट गया, लास्ट में सब कुछ हो गया, मगर 5 साल तो तड़फा है। लेकिन जो हाँ तकलीफ उसने भुगती तो है, उस तड़फ का जिम्मेवार जो है उसके खिलाफ आज मेरी सरकार नहीं कर पा रही। उसको बोलते अकाउंटेबिलिटी। यदि वो शुरू हो जाए, 1 रुपया भी फाइन लगा दे तो उसके रिकॉर्ड में तो आ जाएगा कि इस आदमी के 1 रुपया फाइन लगा है। तो ये अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई तो वो लोग गलत करना बंद कर देंगे, व्यापारी फुल फ्लेज से काम करेगा। तो सर सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप कुछ सुझाव और दीजिएगा जो प्रधानमंत्री तक पहुंच सकें कि कैसे ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का योजना है सही तरीके से कारगर ढंग से लागू हो सके। मेरा माननीय प्रधानमंत्री से सुझाव अकेला नहीं है, मेरा निवेदन भी है कि जो सिस्टम के जो ऑफिसर हैं, जिसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं जी, तो दैट मीन्स पब्लिक सर्वेंट का मतलब कि पब्लिक आज किसी कंपनी के जो सर्वेंट है उसका अप्रेजल उस कंपनी के सीनियर लोग उसका अप्रेजल करते हैं साल बाद, भी क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ABC जो देते हैं। इस तरह से जैसे पब्लिक सर्वेंट है हमारे, जब पब्लिक सर्वेंट के पास से कोई भी किसी तरह का काम आता है, पब्लिक सर्वेंट के पास जो पब्लिक जाती है अपना काम करवाती है, तो वो जब वास्तव में जब काम करवा के बाहर जाते हैं तो एक उनके पास में एक सुझाव पेटी हो या एक उनका एक लेटर हो कि इस आदमी ने कैसा काम किया। वो बंद डब्बा हो, ताला लगा हो और किसी थर्ड पार्टी जैसे टाटा या किसी थर्ड पार्टी उसका ताला खोले, KPMG जो बड़ी कंपनी है वो ताला खोले। कंपलसरी हर आदमी को वो पेपर दे, पेपर में वो भरे कि इस आदमी ने कैसा व्यवहार किया, किस तरह का आपके साथ किया, और उसको कंपलसरी उसमें डाले। यदि किसी आदमी का पेपर नहीं आया, जितने भी काम होते डेली, एक आदमी ने 22 काम किए तो उसके अंदर 22 सुझाव पेटी में 22 चिट्ठियां पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ी तो उसका माइनस नंबर मिलेगा उस ऑफिसर को, यानी कि ऑफिसर ने उसको चिट्ठी डालने के लिए कहा नहीं, क्योंकि उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको मालूम है ये अच्छा नहीं डालेगा, इसलिए उसको चिट्ठी नहीं दी, उसको वो पेपर नहीं दिया। तो 100% पेपर दिया जाए, 100% पेपर लिखे और वो लोग दस्तखत करके उसमें डाले। उसके बाद वो पेटी एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक खुलने के बाद उसकी फिर नोटिंग हो कि इस आदमी ने 100 काम किए, जिसमें से 80 इसके पॉजिटिव आए, 20 इसके नेगेटिव आए, और उस पॉजिटिव नेगेटिव के बाद उस आदमी का प्रमोशन हो। हर आदमी की परछाई काम करते हुए दिखाई देगी, आदमी नहीं परछाई। उसको ये मालूम है, क्योंकि हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक के सर्वेंट है या पब्लिक के बॉस है। यदि पब्लिक के सर्वेंट है तो पब्लिक को अधिकार होना चाहिए उनको प्रमोशन देने का, गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार जो पब्लिक के पास होना चाहिए और कंपलसरी ही होना चाहिए। ये नहीं कि जिसकी मर्जी कोई दे या नो ना, उसको डालना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं डालना चाहता तो वो लिख के देता कि मैं डालना नहीं चाहता, मगर दस्तक उससे कंपलसरी हो, 100% मैंडेटरी हो कि पब्लिक उसका अप्रेजल दे। और जिस तरह यदि पब्लिक अप्रेजल देना शुरू कर दिया तो रियल में ये पब्लिक सर्वेंट मानने जाएंगे, और जब रियल में पब्लिक सर्वेंट है तो फिर देखना देश कैसे उत्थान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में अपने सुझाव देने के लिए। रमेश अग्रवाल जी, जो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के चेयरमैन भी हैं, देश के जाने माने व्यवसायी हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के अंदर भी काफ़ी नाम है रमेश अग्रवाल जी का। उनका ये कहना है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी बदलाव देश के अंदर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को भी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, लक्ष्य निर्धारित करके काम करना पड़ेगा। और कुछ सुझाव दिए हैं प्रधानमंत्री जी को रमेश अग्रवाल जी ने कि अधिकारियों की जिम्मेदारी कैसे तय की जानी चाहिए जिससे कि उनकी योजनाएं ठीक ढंग से, कारगर ढंग से लागू हो सकेंगी। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम अगले सप्ताह फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे किसी दूसरे दिग्गज के साथ, और हमारे स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहे हैं। आप हमारे नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम को लेकर या CSR को लेकर कोई सुझाव देना चाहें तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबरों पर, जिससे कि हम अपने अगले कार्यक्रम में आपके सुझावों को शामिल कर सकें। अगले कार्यक्रम तक के लिए या अगले सप्ताह तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।